हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद के सेंटर पर तहे दिल से खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, सीटेट उर्दू पेडागोजी के पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज़ का ये आज का 7वां वीडियो है। गुज़िश्ता वीडियोज़ में हम लोगों ने उर्दू पेडागोजी के गुज़िश्ता सालों में आए हुए सवालात, ख्वाह वो 2024 के हों, 2023 के हों या 2022 के हों, इन तमाम सवालात को वजाहती अंदाज़ में हल करने की कोशिश की थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए पर्चे के साथ फिर से आपके रूबरू हुआ हूं। तो चलिए बिला किसी ताख़िर के सवालात के सिलसिले को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हिस्सा अव्वल ज़ुबान जिन लोगों ने लैंग्वेज फर्स्ट लिया है उनके सवालात को हम लोग सीधे पेडागोजी के सवालात की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं। 106 से उर्दू पेडागोजी के सवालात शुरू होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ हिदायत दिए गए हैं, नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 106 है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि हर ज़ुबान के अपने कवायद हैं और ये यानी सवाल में कह रहा है कि हर ज़ुबान हो, ख्वाह वो उर्दू का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, संथाली हो, उड़िया हो, कुछ भी हो, हर ज़ुबान के अपने एक कवायद हैं और ये कवायद क्या होते हैं? उसूल के ताबे होते हैं, रियासत के ताबे होते हैं, मरकज़ के ताबे होते हैं या रस्मुल ख़त के ताबे होते हैं। ठीक, तो सवाल में कह रहा है कि हर ज़ुबान के अपने कवायद होते हैं और ये कवायद किसके ताबे होते हैं? रियासत के ताबे होते हैं, यानी जिस रियासत की ज़ुबान है उसके ताबे होते हैं, या मरकज़ के ताबे होते हैं यानी मरकज़ में जो ज़ुबान बोली जा रही है उसके ताबे हैं, या रस्मुल ख़त जो उस ज़ुबान का है उसके ताबे होते हैं, या उसूल के ताबे होते हैं। तो एक बात जान लीजिए साफ़ तौर पर कि जो कवायद होते हैं ये कवायद ये न रियासत के, न मरकज़ के, न रस्मुल ख़त के, यानी इन तीनों में से किसी के भी ताबे नहीं होते, बल्कि जो ये आपका कवायद होता है ये उसूल के ताबे होते हैं, यानी उसके जो उसूल होते हैं उसी के ताबे ये कवायद होते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सवाल नंबर 107 की तरफ कह रहा है कि से लिसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी ज़ुबान होती है, यानी जो 3 लैंग्वेज फार्मूला जिसके बारे में NAP 2020 में कहा गया है कि त्रिभाषा सूत्र, वो उसमें तीसरी ज़ुबान क्या होती है? आपके ऑप्शन से देखते हैं। पूरे मुल्क में एक जैसी ज़ुबान, या सिर्फ संस्कृत ज़ुबान, या हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाले रियासतों के अलहदा सिर्फ कोई गैर मुल्की ज़ुबान। तो से लिसानी फार्मूला में क्या आता है? मादरी ज़ुबान आता है, इलाकाई ज़ुबान आता है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज आता है, फिर मादरी ज़ुबान आता है, इसी तरीके से एक कोई गैर मुल्की ज़ुबान आता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है? हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा। इसका मतलब यानी जहाँ पर हिंदी बोली जा रही है वहाँ पर, या जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जा रही उस जगह पर इन हिंदी के अलावा कोई एक ज़ुबान, यानी जैसे कि आप जान लीजिए कि कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर हिंदी बोली जा रही है तो उस जगह पर कोई तीसरी ज़ुबान अंग्रेज़ी के तौर पर वजूद में आएगी। तो इस तरीके से लिसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी ज़ुबान में क्या आ जाएगा? हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा कोई एक ज़ुबान। ठीक, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 108 की तरफ। 108 में क्या कह रहा है कि एक उस्ताद क्लासरूम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है और दीवार पर चस्पा कर देता है। वह तलबा से उसे बगौर देखने और फिर उससे मुतालिक एक इक़्तिबास यानी एक पैराग्राफ लिखने के लिए कहता है। यहाँ ज़ुबान के उस्ताद के ज़रिए इस्तेमाल करदा पोस्टर क्या है? देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि सवाल में कह रहा है कि एक अध्यापक है और वो एक स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है, यानी एक पोस्टर लाता है और दीवार पर चस्पा कर देता है। फिर वो तलबा से उसे जो पोस्टर चिपकाया गया गौर व फिक्र करने के लिए कहता है और कहता है कि उसको देखने के बाद आप गौर व फिक्र करके एक पैराग्राफ लिख लीजिए। ठीक, यहाँ ज़ुबान के उस्ताद के ज़रिए इस्तेमाल करदा ये जो पोस्टर है यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है? जो आपका पोस्टर है वो क्या कहलाएगा? मुस्तनद मवाद कहलाएगा, मरबूत मवाद कहलाएगा, दुरुस्त मवाद कहलाएगा, या बेकार मवाद कहलाएगा? एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, एक चीज़ देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये आपके स्कूल हैं। ठीक, ये स्कूल की आपकी दीवार है मान लीजिए। इस दीवार पर अगर कोई पोस्टर लगा दिया जाता है, उस पर कुछ लिख दिया जाता है, बच्चे उससे कुछ समझ रहे हैं। ठीक, इस स्कूल की दीवार से अगर बच्चे कुछ समझ रहे हैं, या यहाँ पर कोई दरवाज़ा बनाया गया है, दरवाज़े के ज़रिए से
बच्चे कुछ समझ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में होता क्या है कि वो जो चीज़ें सीखी जा रही हैं वो दरसियात की किताबों में तो शामिल उनका शुमार हो ही नहीं रहा है। अगर बच्चों को मान लीजिए कि कोई भी कार्टून के ज़रिए से कुछ बना करके दिखाया जा रहा है, या इसी तरीके से बच्चों को और कोई ज़ुबान और कोई चीज़ चूहा वगैरह बना के दिखाया जा रहा है, ठीक, या इसी तरीके से गाय गाय भैंस वगैरह बना करके दिखाया जा रहा है, या इसी तरीके से और कोई भी चीज़ समझाई जा रही है, तो ये जो आपका पोस्टर होता है, यानी दीवार पे जो लगा हुआ पोस्टर है, ये पोस्टर क्या कहलाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, उनको दरसी किताब के अलावा आप कोई अखबार वगैरह दे देते हैं, आप कोई अखबार ला के दे देते हैं, अखबार की कटिंग, वहाँ पर कुछ लिखा गया है, तो ये तमाम चीज़ें दरसियात में तो शामिल है नहीं, तो ये तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी, मरबूत मवाद या दुरुस्त मवाद या बेकार मवाद या मुस्तनद मवाद। तो आप आसान लफ्ज़ों में समझिए, ऐसी चीज़ें जो पोस्टर होता है या जो अखबार होता है, ये तमाम चीज़ें जो बच्चों को ज़ुबान सीखने में मदद कहलाती है, वो तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, मुस्तनद मवाद कहलाती हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 109 की तरफ। 109 में क्या कह रहा है कि रवानी का मतलब क्या है, यानी रवानी का मतलब क्या होता है, रवानी किसे कहते हैं। बगैर गलती के लिखना, कवायद के उसूल की साफ साफ वजाहत और इस्तेमाल, या जुमलों की दुरुस्त अदायगी, या बरजस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक। रवानी का मतलब क्या होता है, बगैर गलती के लिखना, ये तो होगा ही नहीं भाई। रवानी सिर्फ लिखने में थोड़ी ना आता है भाई। कवायद के उसूलों को साफ साफ वजाहत और इस्तेमाल, रवानी में सिर्फ कवायद का दखल थोड़ी ना होता कि आप, हो सकता है बच्चा लिखने में भी अच्छा हो, बोलने में भी अच्छा हो, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि, या पढ़ने में भी अच्छा हो तो सिर्फ कवायद के उसूलों की साफ साफ वजाहत करेगा, तो ये रवानी का मतलब नहीं हुआ। जुमलों की दुरुस्त अदायगी, सिर्फ अदायगी को रवानी में शामिल नहीं किया जा सकता है। यानी मैं आपको आसान लफ्ज़ों में यूँ समझा सकता हूँ, जो आपका ये लफ्ज़ रवानी है, ये रवानी आपका, या आपका लिखने में भी शामिल होगा, उसके अलावा पढ़ने में भी शामिल होगा, ठीक। इसी तरीके से इजहार ख़याल यानी बोलने में भी इसका शुमार होगा। तो आपको मैं बताता चलूँ, जो रवानी होता है, किसी पढ़ने के लिए सिर्फ कह दिया जाए, या इजहार ख़याल के लिए कहा जाए, या सिर्फ लिखने के लिए कहा जाए, तो इसका शुमार नहीं होगा, बल्कि तीनों चीज़ों में इसका शुमार होता है। तो इस तरीके से आपका बरजस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना, पढ़ना और लिखना, ये तमाम चीज़ें बरजस्तगी के साथ, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको रवानी कहा जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 110 में क्या कह रहा है, 110 में कह रहा है कि पढ़ने का नीचे से ऊपर अंदाज़े नज़र ज़ोर देता है। देखिए, अक्सर आपको जितने भी साल के सवालात हमने कराए हैं, हर पर्चे में एक न एक सवाल ज़रूर आ जाता है जिसमें नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, जैसे कि गुज़श्ता वीडियो में मैंने एक सवाल इसी के हवाले से बताया था, ऊपर से नीचे के हवाले से। यहाँ पर कह रहा है पढ़ने का नीचे से ऊपर का अंदाज़े नज़र ज़ोर देता है। देखिए, इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो पढ़ने का नीचे से ऊपर होता है, नीचे से ऊपर में क्या होता है कि यानी पहले आप कुछ बोलेंगे, बोलना, और बोलने में क्या आता है, कोई हर्फ आएगा, हर्फ के बाद कोई लफ्ज़ बनेगा, लफ्ज़ के बाद कोई जुमला बनेगा, जुमला के बाद कोई इक्तिबास बनेगा, ठीक। यानी पहले छोटी इकाई है, फिर हर्फ आ जा रहा है, फिर लफ्ज़ आ जा रहा है, फिर जुमला आ जा रहा है, फिर इक्तिबास आ जा रहा है। अगर इसी का उल्टा हो, पहले इक्तिबास आ जाए, फिर जुमला आ जाए, फिर हर्फ आ जाए, फिर लफ्ज़ आ जाए, फिर बोलना आ जाए, तो ये ऊपर से नीचे का आ जाएगा। लेकिन अगर पहले बोलना आ जाता है, फिर उसके बाद हर्फ आ जाता है, फिर लफ्ज़ आ जाता है, फिर जुमला आ जाता है, फिर इक्तिबास आ जाता है, यानी जिसमें छोटे से, यानी एक छोटे से जुज़ से लेकर के एक कुल की तरफ जाया जा रहा है, तो उसी को कहा जाता है नीचे से ऊपर का अंदाज़े नज़र। अब देखिए, इसमें मिलाना है आपको, क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, आवाज़ आ जाएगा, आवाज़ के बाद हर्फ, हर्फ के बाद हिज्जे, हिज्जे के बाद लफ्ज़, लफ्ज़ के बाद जुमला। तो यानी इस तरीके से सबसे पहले आपके पास ए आना चाहिए, ठीक। ए के बाद फिर क्या आना चाहिए, ए के बाद फिर आपका हर्फ आना चाहिए, ये दूसरे नंबर पर है, तो ए के बाद ई आना चाहिए, ठीक। हर्फ के बाद फिर आपका आ जाना चाहिए हिज्जा, भाई हर्फ है तब हिज्जे किया जाएगा, तो बी आना चाहिए। उसके बाद फिर आपका क्या आ जाना चाहिए, डी आना चाहिए, ठीक। डी आना चाहिए यानी लफ्ज़ आ जाना चाहिए। चौथा आपका क्या हो जाएगा, लफ्ज़ हो जाएगा,
ठीक, इसी तरीके से लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो हम मिलाते हैं, देखते हैं। पहले ए है, फिर ई है, फिर बी है। ए बी, ए डी यहाँ पर है तो ये आपका होगा नहीं। ए बी है, ये भी आपका नहीं होगा। ए और ई और बी डी सी, ठीक, और ए सी ए बी, ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, पहले आवाज़, आवाज़ के बाद फिर हर्फ, हर्फ के बाद हिज्जा, हिज्जा के बाद लफ्ज़, लफ्ज़ के बाद जुमला। यही अगर उल्टा हो जाता तो इसमें इसका उल्टा आ जाता, यानी पहले जुमला आ जाएगा, फिर उसके बाद लफ्ज़ आ जाएगा, लफ्ज़ के बाद फिर हिज्जे आ जाएगा, फिर हर्फ आएगा, फिर आवाज़ आएगा। तो इस तरीके से नीचे से ऊपर का अंदाज़े नज़र आपका क्या कहलाएगा, ये ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 111 में क्या कह रहा है, दर्जन में से कौन ज़ुबान के इक्तिसाब के समाजी तामुल के नज़रियात पर मबनी है। समाजी तामुल यानी सामाजिक अंतःक्रिया के नज़रियात पर कौन मबनी है। आपके ऑप्शन है, ज़ुबान के आमोज़गार का साबिक़ा फ़हम मतन से पढ़ना चाहिए, मतन के अशकाल की सतह थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, ज़ुबान की आमोज़िश उस वक्त होती है जब निसाब से परे किसी ज़ुबान पर तवज्जो दी जाए, ज़ुबान की आमोज़िश उस वक्त हो सकती है जब उन्हें नकल करने और उसे बेहतर बनाने का मौका मिले, ज़ुबान के आमोज़गार के लिए ज़रूरी है कि उसे दूसरों के साथ मानी पर तबादले ख़याल करे और बहस मुबाहिसा का मौका मिले। सवाल को समझते हैं। सवाल में कह रहा है कि यानी ज़ुबान के इक्तिसाब यानी लैंग्वेज को सीखने के लिए आप क्या कर रहे हैं, समाजी तामुल यानी लैंग्वेज सीखने का जो सोशल इंस्ट्रक्शन है यानी सामाजिक अंतःक्रिया है भाषा अधिगम में, वो कौन सी नज़रियात पर मबनी है। तो आपके ज़ुबान के आमोज़गार का साबिक़ा फ़हम मतन से, मतन की बात कही जा रही है तो भाई ये तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात इसमें पाई नहीं जा रही। ज़ुबान की आमोज़िश उस वक्त होती है जब निसाब से परे किसी ज़ुबान पर तवज्जो दी जाए, निसाब से परे किसी ज़ुबान पर, सामाजिक अंतःक्रिया की बात इसमें भी नहीं पाई जा रही है। ज़ुबान की आमोज़िश उस वक्त होती है जब उन्हें नकल करने और उससे बेहतर बनाने, यहाँ पर बेहतर और नकल की बात ही नहीं की जा रही बल्कि सामाजिक अंतःक्रिया यानी समाजी तामुल की बात कही जा रही है। आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, उसको देखते हैं। ज़ुबान के आमोज़गार के लिए ज़रूरी है कि उसे दूसरे के साथ मानी पर तबादले ख़याल और बहस मुबाहिसा का मौका मिले। भाई जब मानी पर तबादले ख़याल करेगा यानी एक दूसरे से बात करेगा, बहस मुबाहिसा का मौका मिलेगा तो समाजी तामुल के नज़रियात इसमें पाए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 112 की तरफ। 112 में क्या कह रहा है, ज़ैली महारत की हैसियत से पेश गोई का ताल्लुक़ है। ज़ैली महारत, ठीक, जिसको सब स्किल बोलते हैं, पेश गोई का ताल्लुक़ क्या है, मुसव्वदा तैयार करना, तलख़ीस करना, नोट तैयार करना या पढ़ना। भाई जो आपके सब स्किल्स हैं उसमें पेश गोई का जो ताल्लुक़ होता है यानी उसके बाद जो चीज़ें आती हैं उसमें पढ़ने का ताल्लुक़ आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसमें ज़्यादा वजाहत की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है, जब सवाल नंबर 113 में, जब तलबा मुलाजिमत के बेहतरीन मौक़े के लिए ज़ुबान सीखते हैं तो ज़ुबान सीखने का मुहर्रिक होता है। मुहर्रिक एक लफ्ज़ आया हुआ है, मुहर्रिक का मतलब होता है मोटिवेशन। ठीक, यानी जब तलबा मुलाजिमत के बेहतरीन मौक़े के लिए ज़ुबान सीखते हैं तो ज़ुबान सीखने का मुहर्रिक क्या होता है, बातनी यानी फ़ितरी होता है या ख़ारजी होता है या मुलाजिमत मरकूज़ होता है या अना मरकूज़ होता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चों में जो कुछ भी सीखते हैं वो 2 तरीके के ज़रिए से सीखते हैं। एक होता क्या है कि वो बच्चे अपनी खुशी से सीखते हैं, जैसे किसी बच्चे का सपना हो कि मैं पढ़ूंगा ताकि इससे हमारी ज़िंदगी संवर जाए, अच्छा हो जाए, हमारी ज़िंदगी बेहतर रहेगी, यानी अपनी खुशी के लिए अपने मन की बात को, अंतरात्मा की बात को सुन करके अगर वो पढ़ रहा है, किसी भी ज़ुबान को सीख रहा है तो ऐसी चीज़ें वो कहलाती हैं फ़ितरी या बातनी चीज़ें कहलाती हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ के गर्ज़ के लिए वो चीज़ों को सीखे, मान लीजिए कि अगर वो सीख रहा है कि मैं पढ़ लेता हूँ और पढ़ इसलिए रहा हूँ कि ताकि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, वो इम्तिहान में एकदम टॉप आ जाऊँ ताकि मुझे फ़र्स्ट पोजीशन का नंबर मिले, या किसी को कह दिया जाए कि बेटा अगर तुम फ़र्स्ट रैंक लाते हो तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, टॉफ़ी मिलेगी या तुम्हें साइकिल ख़रीद के दे दिया जाएगा। तो बच्चा इन तमाम चीज़ों को सीख करके, सुन करके उसके अंदर जो मोटिवेशन पैदा होगी, मुहर्रिक जो होगा वो उसका दाखिली नहीं होगा बल्कि किसी चीज़ की लालच में वो बच्चा ऐसी चीज़ों को सीख रहा है, तो उसका ये अमल क्या कहलाएगा, खारजी कहलाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 114। 114 में क्या कह रहा है, ज़ुबान के मौसिर क्लासरूम की सबसे अहम खसूसियत आमोज़गार को डैश का मौक़े फ़राहम करता है। ज़ुबान के इफ़ेक्टिव क्लास की सबसे अहम जो खसूसियत होती है वो लर्नर्स को क्या कराता है, तय्युन कद्र
या नकल या तामुल या गलतियों को कम करना। भाई तयीन कदर एनालिसिस तो कर ही नहीं रहा है, वो तज्जिया तो कर नहीं है, तयीन कदर कर नहीं रहा है। नकल नकल तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरीके से नकल की बात कही जा रही है तो सबसे अहम आमोज़गारों के लिए नकल ये भी नहीं होगा आपका। तामुल ये सही लग रहा है, गलतियों को कम करना ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ज़ुबान के मौसर क्लास यानी इफ़ेक्टिव क्लास की सबसे अहम खुसूसियत लर्नर्स के लिए कहा है कि वो तामुल का मौका उनको फ़राहम किया जाए, तो यानी वो अंतःक्रिया करें एक दूसरे से, इंस्ट्रक्शन हो उनके अंदर, तो ऐसी चीज़ों में क्या होगा, उनके अंदर सबसे अच्छा ज़ुबान सीखने का अमल पैदा होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 115 की तरफ। उसमें क्या कह रहा है देखते हैं। सवाल नंबर 115 में कह रहा है कि शमूलियती क्लासरूम में तदरीस के वक्त ज़ुबान के उस्ताद को चाहिए कि शमूलियती क्लासरूम यानी जिसको हम और आप बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पर बच्चों को बगैर किसी भेदभाव के, ख्वाह वो भेदभाव जिस्मानी हो, ज़हनी हो या माशी हो, कैसा भी हो, बगैर किसी भेदभाव के हर किसी को एक ही जगह पर तालीम के मौके फ़राहम करना क्या कहलाता है, शमूलियाती तालीम कहलाता है। यानी शमूलियाती क्लासरूम जहाँ पर बगैर किसी भेदभाव के हर किसी को तालीम के मौके फ़राहम किए जाएँ। अब कह रहा है कि शमूलियाती क्लासरूम में तदरीस के वक्त ज़ुबान के उस्ताद को क्या चाहिए, यानी एक ऐसा क्लासरूम है जहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, तो ज़ुबान के उस्ताद को क्या करना चाहिए, यानी एक भाषा के अध्यापक है वो समावेशी कक्षा में वो किस तरीके से वो अमल अपनाएगा उसकी बात कही जा रही है। बासलाहित तलबा को कमज़ोर तलबा का ख्याल रखने के लिए कहे, या मुख्तलिफ़ आमोज़शी अंदाज़ अपनाते हुए आमोज़शी अमल में उनकी मदद करे, या उनके मसाइल के हल करने के लिए प्रिंसिपल से ख़ुसूसी तरबियत की सिफारिश करे, या उसकी यकीन दहानी कराए कि वो स्कूल में अपने 6 घंटे खामोशी से मुकम्मल करते हैं। तो भाई समावेशी कक्षा में एक भाषा अध्यापक है वो कौन सी ऐसी विधि को अपनाएगा जिसके ज़रिए से ज़ुबान का उस्ताद वो उस क्लासरूम की मर्यादा को बरकरार रखे ताकि वह समावेशी कक्षा कहलाए। तो बासलाहित तलबा को कमज़ोर तलबा का ख्याल रखने के लिए कहेगा, यह तो आपका होगा नहीं। दूसरा का है मुख्तलिफ़ आमोज़शी अंदाज़ अपनाते हुए आमोज़शी अमल में उनकी मदद करेगा, ये आपका सही लग रहा है। लेकिन देख लेते हैं और ऑप्शन देखते हैं हम। तीसरे में क्या कह रहा है कि उनके मसाइल के हल के लिए प्रिंसिपल से ख़ुसूसी तरबियत की सिफारिश करेगा, ये भी आपका नहीं होना। चौथे में इसकी यकीन दहानी कराए कि स्कूल में अपने 6 घंटे खामोशी से मुकम्मल करते हैं, भाई ये भी आपका नहीं होगा। तो इस तरीके से एक शमूलियती क्लासरूम में यानी समावेशी कक्षा में एक भाषा अध्यापक को जो आपका भाषा के उस्ताद को क्या करना चाहिए, मुख्तलिफ़ आमोज़शी अंदाज़ अपनाते हुए, यानी आप जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने के मुख्तलिफ़ मेथड को अपना करके पढ़ाने का अमल जो है उसको बेहतर बनाएं ताकि बच्चे मुख्तलिफ़ तरीके से चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीख सकें। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 116 की तरफ। उसमें क्या कह रहा है। सवाल नंबर 116 में कह रहा है कि ज़ुबान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है, यानी भाषा कौशल के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है। आपके ऑप्शन है सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए हुए मश्क को करना, या दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग़ देना, या तदरीस के सस्ते या मुफ्त इमदादी अशिया का इस्तेमाल करना। भाई देखिए यहाँ पर लैंग्वेज स्किल को का सबसे अहम जो अमल है वो कौन सा कहलाएगा। ठीक, तो सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना ये तो आपका कुछ हद तक सही लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं क्या कहते हैं। दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए हुए मश्क को करना ये तो आपका होगा नहीं। दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग़ देना ये भी आपका सही लग रहा है। चौथे में देख लेते हैं क्या करें, तदरीस के सस्ती या मुफ्त इमदादी अशिया, भाई यहाँ पर इसकी बात भी नहीं कही जा रही। तो आपके पास अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं, सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग़ देना। भाई देखिए ज़ुबान की महारत की बात कही जा रही है तो कहीं ना कहीं दुरुस्तगी और रवानी की अहमियत ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी ज़ुबान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल जो आपका होगा वो होगा दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग़ देना। 116 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 117 की तरफ। 117 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 117 में कह रहा है कि ज़ुबान का एक मौसर उस्ताद यानी भाषा का एक इफ़ेक्टिव टीचर जो होगा वो आपका कैसा होगा। ठीक, उस्ताद के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है, तलबा के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है, या तलबा के बात करने का वक्त कम करता है, ग्रुप और जोड़ों में किए जाने वाले काम को कम करता है। ठीक, आप देख लीजिए सवाल में क्या कह रहा है कि एक
लैंग्वेज का टीचर है, सबसे इफ़ेक्टिव मेथड कौन सा होगा कि वो अपनाएगा ताकि ज़ुबान बेहतर तरीके से बच्चे सीख सकें। उस्ताद के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है। चलिए कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बच्चों की बात अगर कही जाएगी कि तलबा के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है उस जैसे, यानी अगर उस्ताद ज़्यादा बात करेगा तो ये ठीक नहीं लग रहा है। अगर उस्ताद ज़्यादा बात करेगा तो भाई बच्चे पैसिव रूप में पैसिव में चले जाएंगे, एक्टिव रहेंगे ही नहीं, उस्ताद ही को ज़्यादा मौका मिल रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही नहीं है। तीसरे में क्या करें, तलबा के बात करने का वक्त कम करता है। भाई बात करने का वक्त कम करेगा, बच्चे सीखेंगे कैसे। ग्रुप और जोड़ों में किए जाने वाले काम को कम करता है। भाई कम करेगा तब तो बच्चे और ज़ुबान नहीं सीख पाएंगे। तो इस तरीके से क्या करना है, तलबा के बात करने का वक्त ज़्यादा करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 118 की तरफ। 118 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 118 में कह रहा है कि मुख्तलिफ़ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल डैश और डैश आमोजिश का हिस्सा है। यानी ये खाली जगह है और खाली जगह में आपको वो अल्फाज भरने हैं। क्या होगा, मुख्तलिफ़ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल, स्कूल और कमरे जमात, क्या ये जुमला लाना सही होगा, या पढ़ना और ख़ुद ये होगा, या ख़वानदगी और ज़ुबान होगा, या ख़ुद हमजोली, ये 2 लफ्ज़ होंगे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैं ही नहीं बल्कि सीटेट ने भी जो लफ्ज़ माना है वो ये है कि मुख्तलिफ़ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल, यहाँ पर लाया जाएगा ख़वानदगी, यानी पहले ऑप्शन में लाया जाएगा ख़वानदगी, यानी ख़वानदगी और ज़ुबान। ठीक, ख़वानदगी और ज़ुबान आमोजिश का हिस्सा है। मुख्तलिफ़ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल ख़वानदगी और ज़ुबान आमोजिश का हिस्सा है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 119 की तरफ। 119 में कह रहा है कि माखज़ की हैसियत से कसीर लिसानियत का मतलब है। माखज़ यानी सोर्सेज की हैसियत से वो जो कसीर लिसानियत का क्या मतलब है। बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं माखज़ की हैसियत से। ठीक, आपके ऑप्शन है कई ज़ुबानों की आमोजिश, बच्चे की ज़ुबान में हर लफ्ज़ का मुसावी लफ्ज़ फराहम करना, दर्सियात से परे ज़ुबान की तदरीस, या आमोज़गार की ज़ुबान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल। ठीक, तो सवाल में जो कह रहा है कि माखज़ की हैसियत से यानी सोर्सेज की हैसियत से कसीर लिसानियात से आप क्या समझते हैं, यानी बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं। बहुभाषिकता से तो आमोज़गार की ज़ुबान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, माखज़ की हैसियत से कसीर लिसानियात कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सवाल नंबर 120 में कह रहा है कि अंकित यानी एक लड़का है आपकी क्लास का, ऐसा तालिब इल्म है जो नाबीना है यानी जो देख नहीं सकता है। ज़ुबान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे, यानी आप एक अध्यापक हैं, आपके कक्षा में एक ऐसा बच्चा है जो आँखों से देख नहीं सकता है, तो आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं, मश्क के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वर्कशीट पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। दूसरा है अपनी तदरीस के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के बशरी पेशकश का इस्तेमाल करेंगे। बशरी पेशकश यानी जिसको देखा जाता है, जैसे टीवी में कोई चीज़ हम देखते हैं तो वो बसरी में आता है, या कोई रोल प्ले हो रहा है तो वो भी बसरी चीज़ों में आता है। बसरी का मतलब ही होता है देखने वाला। तीसरा क्या करें, मुख्तलिफ़ किस्म के हरकत व सकनात और बदन और ज़ुबान का इस्तेमाल करेंगे। चौथे में कह रहा है सुर और सख्तों को बरूए काल लाते हुए लफ्ज़ों को साफ अदा करेंगे और छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल करेंगे। ठीक, तो अगर आपकी कक्षा में कोई नाबीना बच्चा है जो देख नहीं सकता है, तो ऐसी सूरत हाल में एक उस्ताद के हिस्से से आपको क्या करना चाहिए, मश्क के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वर्कशीट पर तवज्जो देंगे। भाई वर्कशीट पर क्या तवज्जो देंगे, बच्चा देख ही नहीं सकता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के बसरी पेशकश, बच्चा देख ही नहीं पा रहा तो बसरी पेशकश की बात ही नहीं होगी। हरकत व सकनात, भाई हरकत व सकनात को कब देख पाएगा, जब वो देखने की क़ुव्वत रखता हो, तो ये भी नहीं होगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, उसमें क्या कह रहा है कि सुर और सख्तों को बरूकार लाते हुए लफ्ज़ों को साफ़ अदा करेंगे, यानी जिस तरीके से लफ्ज़ को बोलना है उस तरीके से लफ्ज़ की अदायगी करेंगे। और छूने और महसूस करने वाली, बच्चा नाबीना है तो वो छूने वाली चीज़ों को और महसूस करने वाली चीज़ों को देखेगा, तो महसूस करने वाली चीज़ों को एहसास करेगा, तो ऐसी सूरत हाल में वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहीं पर यह सवाल का सिलसिला ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे तक वीडियो को पहुँचाएं ताकि दूसरे का भी फ़ायदा हो सके। तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।